वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। कंट्रोल सिस्टम में एक यूनिट हम लोग पढ़े थे, टाइम डोमेन एनालिसिस या टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। उस यूनिट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, इन सब पर कुछ स्टैंडर्ड इनपुट्स हमने डाले थे। आपको याद होगा, यूटी, आरटी, पीटी, यूनिट स्टेप, रैंप, पैराबोलिक, और वहां से हमने आउटपुट का नेचर देखा था और ये हमने एक गेस किया था या एक एक्चुअल इनपुट डालने से पहले ही हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि आउटपुट कैसा होगा। आपको याद होगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम लिए, उस पर यूनिट स्टेप इनपुट दिए, आउटपुट रिस्पॉन्स देखे और ये देखे कि आउटपुट स्टेबल है कि नहीं। अगर आउटपुट स्टेबल है तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम पर ये यूनिट स्टेप इनपुट दिया जा सकता है, अगर स्टेबल नहीं है तो नहीं दिया जा सकता। तो वो यूनिट था आपका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। अब जो अगला यूनिट जो आपको पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। इसमें क्या करेंगे, बात सेम है जैसे उसमें था वैसे इसमें भी है, हालांकि वो थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि हमने अलग अलग टाइप्स के लिए देखा, तो वैसा इसमें नहीं है। एक बेसिक आपको थोड़ा समझना है और उसके बाद कैसे हम लोग यूज करते हैं स्टेबिलिटी वगैरह पता करने के लिए, उस पर आपको प्लॉट्स पढ़ने हैं, है ना। एक्चुअली में ये इनपुट देने पर किस तरह का आउटपुट होगा, इसकी डीप एनालिसिस अलग अलग ऑर्डर सिस्टम के लिए नहीं आपको पढ़ना। आपको मेनली ये पढ़ना है कि एक बेसिक कि क्या आउटपुट होगा और दूसरा ये जानना कि कैसे हम लोग इस कंसेप्ट को यूज करके ये पता कर सकते हैं कि अगर इस सिस्टम पर साइनोसॉइडल इनपुट दिया जाए, साइनोसॉइडल आप थोड़ा सा डिस्क्लोज हो गया, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में साइनोसॉइडल इनपुट देके चेक करते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में क्या है कि इसमें हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट दे करके चेक करते हैं कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, तो वही मैं कह रहा था कि अलग अलग ऑर्डर ऑफ सिस्टम के लिए इसमें नहीं करना है आपको। इसमें मेनली एक बेसिक चीज समझना है कि आउटपुट क्या होगा, जो हम लोग पढ़ेंगे आज, कोरिलेशन बिटवीन टाइम रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, ठीक है। और बेसिक ज्यादा जो इसमें पढ़ना है वो हमको ये पढ़ना है कि हम ये इस कंसेप्ट से या इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस से हम ये कैसे समझ सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल होगा कि नहीं, मतलब कौन सा सिस्टम साइनोसॉइडल इनपुट के लिए स्टेबल है, अनस्टेबल। अच्छा, उसमें और भी अंदर में चले तो जैसे रूट लोकस में हमने देखा था कि एक पार्टिकुलर गेन की वैल्यू तक सिस्टम स्टेबल रहता था, उसके बाद अनस्टेबल हो जाता था। उसी तरह से जब यहां पे आपका जो इनपुट सिग्नल सपोज साइन ओमेगा टी है, साइनोसॉइडल इनपुट अगर सिग्नल है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में हम लोग साइनोसॉइडल इनपुट दे करके चेक करते हैं कि सिस्टम का आउटपुट क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। और इतना ही नहीं, बेसिक जो बात है वो ये है कि हम लोग ये चेक करते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सिस्टम स्टेबल होगा कि नहीं होगा। समझे बात? जैसे रूट लोकस में अलग अलग गेन के लिए देखते थे कि यहां से यहां तक के गेन के लिए सिस्टम स्टेबल है, उसके बाद अनस्टेबल है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में सेम वही चीज होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, है ना, कि इनपुट तो साइनोसॉइडल है, लेकिन इस साइनोसॉइडल इनपुट जिसका एक फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, जिसकी एक फ्रीक्वेंसी है, तो कितने फ्रीक्वेंसी तक के लिए या किस वैल्यू तक के लिए सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा और किस वैल्यू के बाद सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग तरह तरह के प्लॉट्स से पता करते हैं, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट और बोडे प्लॉट। तो बेसिकली इस यूनिट में एक्चुअली आपके सिलेबस में जो मतलब यूनिट का नंबर हमको याद नहीं है कौन सा है, लेकिन 2 यूनिट मिला करके ये पूरा है। क्या क्या? फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस, तो बेसिक चीज क्या है वो, कोरिलेशन बिटवीन टाइम रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो आज पढ़ेंगे। उसके बाद पोलर प्लॉट, वो भी हो सकता है स्टार्ट कर लें, नाइक्विस्ट, बोडे, इतना चीज मिलाकर के 2 यूनिट है। और उसके बाद आपका लगभग खत्म हो गया कंट्रोल। उसके बाद बस आपका स्टेट स्पेस एनालिसिस छोटा सा टॉपिक और मैथमेटिकल मॉडलिंग छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो होपफुली जल्दी खत्म होगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस आपको समझ में आया। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ ए सिस्टम
अंडर साइनोसॉइडल इनपुट। ठीक है, साइनोसॉइडल इनपुट दे करके हम लोग सिस्टम के आउटपुट को चेक करते हैं। ठीक है ना, ओके। और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर भी चेक करते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, किस रेंज तक स्टेबल, मतलब इतने रेंज का। मान लीजिए कि आपको पता चला कि f इक्वल टू 0 से 25 हर्ट्ज तक के लिए सिस्टम, कोई सिस्टम स्टेबल, कोई दूसरा सिस्टम हो सकता है 50 हर्ट्ज तक के लिए हो, तो हमको पता चला कि 0 से 25 हर्ट्ज तक के लिए सिस्टम स्टेबल है, तो ठीक है, इससे हम इससे हायर फ्रीक्वेंसी का नहीं देंगे वैसे सिस्टम, समझिएगा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस यही है। नोट्स में आपको इसका डेफिनेशन वगैरह हम भेजेंगे कि बेसिकली ये क्या है। ओके, तो देखिए फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस आप समझ गए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हम लोग ये चेक करते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। अब एक बेसिक जो चीज है जो कि हर तरह के सिस्टम, ऑर्डर ऑफ सिस्टम के लिए वैलिड है, वो ये है कि देखिए इफ अगर अभी हम लोग एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम लें, सपोज जीएस, और इस पे कोई इनपुट अगर देते हैं सपोज आरएस, तो आउटपुट अगर आता है सीएस, तो हम क्या कहते हैं कि जीएस इज इक्वल टू सीएस अपॉन आरएस, ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि अगर इसी सिस्टम में जो इनपुट है वो साइनोसॉइडल है, दैट इज इफ आर टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ए क्या है, कुछ कांस्टेंट 2 साइन ओमेगा, एम्पलीट्यूड, साइनोसॉइडल का एम्पलीट्यूड, अगर आर टी ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना, तो आर एस क्या होगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ए इंटू ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। ठीक है ना, यानी कि आपने जीएस पे एक इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं आरएस, जो कि है साइनोसॉइडल नेचर का, ठीक है ना, इक्वल इक्वल एम्पलीट्यूड होगा, अगर फिगर में ये है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये वैल्यू ए और ये वैल्यू माइनस है। ठीक है, तो जो आउटपुट मिलता है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन है कि आउटपुट जो मिलेगा वो क्या होगा, लेकिन जो आउटपुट मिलेगा CS, वो देखा गया कि अगर इनपुट RS है और किसी सिस्टम में अगर इसको डालते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो भी साइनोसॉइडल ही मिलता है, वो भी साइनोसॉइडल मतलब कोसाइन साइन साइनोसॉइडल के अंदर है। तो अगर किसी सिस्टम पे आप साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो भी साइनोसॉइडल होता है, बस डिफरेंस ये है कि इस सिस्टम के कारण उस आउटपुट का हो सकता है कि एम्पलीट्यूड इनपुट से कुछ चेंज्ड हो, और ये भी हो सकता है कि आउटपुट का जो फेज है वो इनपुट से कुछ चेंज हो, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर किसी सिस्टम पे आपने साइनोसॉइडल इनपुट दिया तो आउटपुट विल बी साइनोसॉइडल, लेकिन उसमें दो चेंज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, दो चेंज क्या, या तो उसका एम्पलीट्यूड कुछ ज्यादा हो इनपुट से, और दूसरा चेंज ये हो सकता है कि फेज कुछ शिफ्ट हो गया, जैसे यहां पर देखिए ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, और अगर ऐसा है मतलब कि कुछ फेज शिफ्ट हुआ है, समझ गए। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों हो सकता है कि या तो मैग्नीट्यूड बढ़ा हो या ये बढ़ा हो, यानी कि अगर RT आपका A sin ओमेगा टी है, ठीक है, RT अगर A sin ओमेगा टी है तो CT विल बी, अगर RT A sin ओमेगा टी है और उसको आपने किसी सिस्टम पे अप्लाई किया तो जो आउटपुट होगा वो भी साइनोसॉइडल होगा, मैग्नीट्यूड और फेज में डिफर करेगा। तो CT विल बी इक्वल टू, सपोज मतलब जो एक्चुअल जो होता है, एक्चुअली ये CT जो हम लिख रहे हैं इट कम्स फ्रॉम अ बिग डेरिवेशन बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेबस। तो जो वैल्यू है वो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं B sin ओमेगा टी, ओके, B sin ओमेगा टी प्लस 5 which will be a function of omega, like this, ठीक है।
यानी कि अगर आपने किसी सिस्टम पे इनपुट दिया RT, किसी सिस्टम पे अगर इनपुट RT है जो कि है A sin ओमेगा t, RT A sin ओमेगा t, तो जो आउटपुट मिलेगा CT वो होगा B sin ओमेगा t प्लस फाई विच विल बी अ फंक्शन ऑफ ओमेगा। ठीक है, अब ये B क्या है और फाई क्या है इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं टाइम और टाइम कोरिलेशन बिटवीन टाइम रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है। तो इसमें अगर इनपुट A sin ओमेगा t है तो आउटपुट क्या है B sin ओमेगा t प्लस फाई ओमेगा, वेयर B इक्वल टू, B क्या है, B इक्वल टू A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा एंड फाई ओमेगा इज इक्वल टू एंगल GJ ओमेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी सिस्टम पर अगर आप इनपुट साइनोसॉइडल देंगे तो उसका आउटपुट कुछ इस फॉर्म खाएगा B sin ओमेगा t प्लस फाई ओमेगा, जहां पर कि B क्या है, B है A जो कि इनपुट का एम्पलीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा, और GJ ओमेगा क्या है, अभी हमने देखा था कि GS इक्वल टू था CS अपॉन RS। ठीक है, तो अगर इफ हमको पता है कि S इक्वल टू J ओमेगा होता है, तो इफ S इक्वल टू J ओमेगा या पुटिंग S इक्वल टू J ओमेगा, पुटिंग S इक्वल टू J ओमेगा, तो देयरफॉर GJ ओमेगा इक्वल टू C ऑफ J ओमेगा बाई R ऑफ J ओमेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ CJ ओमेगा बाई मैग्नीट्यूड ऑफ RJ ओमेगा। करेक्ट ना? ठीक है, और एंगल GJ ओमेगा will be equal to एंगल CJ ओमेगा अपॉन एंगल RJ ओमेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी सिस्टम पर आप साइनोसॉइडल इनपुट देते हैं तो उसका आउटपुट कुछ इस फॉर्म का होगा, उसमें फिर B क्या है, B है A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ J ओमेगा। ठीक है, और फाई क्या है, एंगल J ओमेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा ये है एंगल ऑफ CJ ओमेगा अपॉन RJ ओमेगा, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ CJ ओमेगा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ RJ ओमेगा, और एंगल ऑफ GJ ओमेगा क्या है, एंगल ऑफ CJ ओमेगा बाय एंगल ऑफ RJ ओमेगा। अब देखिए इसका एप्लीकेशन अभी तुरंत एक न्यूमेरिकल से देखेंगे, लेकिन मतलब बात क्या है कि अगर आपको ये फार्मूला पता है तो किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम हो, किसी भी ऑर्डर का हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, ऑर्डर बढ़ेगा तो कैलकुलेशन का लेंथीनेस बढ़ेगा, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि चाहे कोई भी सिस्टम हो, एक चीज ये है इसका आउटपुट ये होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है और ये पता है B क्या है और ये है, तो आप उसका आउटपुट बता सकते हैं, है ना, आप आउटपुट बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम पे साइनसॉइडल इनपुट देंगे, आउटपुट का ये फॉर्म होगा और आउटपुट हम लोग बता सकते हैं क्या होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में GS दे रहे हैं, अभी ओपन लूप का नहीं है। अच्छा, इसी में पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक क्वेश्चन है कि GS इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन है कि GS इक्वल टू 1 अपॉन GS इक्वल टू K अपॉन टाउ S प्लस 1, ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में दिया है कि GS इक्वल टू K अपॉन टाउ S प्लस 1, टाउ S का टाइम कांस्टेंट है। ये कोई किसी सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, और ये पूछ रहा है कि इफ RT, अगर RT इक्वल टू A sin ओमेगा t है तो CT इक्वल टू व्हाट। ठीक है, CT क्या होगा, तो CT सॉल्यूशन डायरेक्ट CT, तो CT विल बी इक्वल टू B sin ओमेगा t प्लस फाई ऑफ ओमेगा, जहां पर आपको B पता है और फाई निकालना पता है, तो देयरफॉर B इक्वल टू A
यहाँ पर ए है, इसको आप 1 ले लीजिए, 1, ठीक है। तो 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, है ना, इक्वल टू, अब देखिए 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, अब जी एस ये है तो जी जे ओमेगा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ के, ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ। अब जी जे ओमेगा ले रहे हैं तो एस के जगह क्या लिखेंगे, जे ओमेगा, बोलिए, जी जे ओमेगा ले रहे हैं ना यहाँ, 1 इंटू जे ओमेगा, ये कैसे होगा, एस के जगह जे ओमेगा पुट करेंगे तो होगा, तो टाउ इंटू जे ओमेगा प्लस 1 का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या होगा बताइए, के तो के ही है, ये हो जाएगा, और ये आप देखिए क्या है, 1 प्लस जे ओमेगा टाउ, तो मैग्नीट्यूड हमको निकालना है 1 प्लस जे ओमेगा टाउ, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड आप बता सकते हैं क्या, क्या हो जाएगा, के अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, ये बी निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा के अपॉन टाउ एस प्लस 1, हमने एस के जगह जे ओमेगा पुट कर दिया और मैग्नीट्यूड निकाल दिया, करेक्ट। अब एक और चीज क्या निकालना है, फाई ओमेगा, तो देयरफॉर फाई ओमेगा इक्वल टू एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इक्वल टू एंगल ऑफ जो ये है आपका के प्लस 0 जे समथिंग, है ना, इसका एंगल, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका एंगल, एंगल ऑफ 1 प्लस जे ओमेगा टाउ, तो इसका एंगल कितना होगा बताइए, 0, डिवाइडेड बाय इसका एंगल क्या होगा, tan इनवर्स ओमेगा टाउ बाय 1, a प्लस आई बी का, a प्लस आई बी का, फाई क्या होता है, tan इनवर्स b अपॉन ए होता है ना, याद होगा कॉम्प्लेक्स में आपको, तो इसका एंगल क्या, अभी हम लोग किए भी हैं ये सब चीज, तो ये एंगल हो जाएगा आपको tan इनवर्स ओमेगा टाउ बाय 1, तो नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ, यानी माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ, करेक्ट, यानी 5 ओमेगा मिल गया और b मिल गया, तो देयरफॉर ct विल बी इक्वल टू, तो ct कितना हो जाएगा, b के जगह क्या लिख रहे हैं, k अपॉन रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर, ठीक है, ये तो हो ही गया, साइन ओमेगा टी प्लस 5 में क्या है, 5 कितना है, माइनस, तो ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ, करेक्ट, तो ये देखिए, तो ये एक फॉर्म आ गया आपको, ये आंसर है इसका, ct इक्वल टू k अपॉन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाउ स्क्वायर sin ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ओमेगा टाउ। तो किसी भी सिस्टम का अगर आपसे आउटपुट पूछे और ये कहे कि इनपुट ये है sin ओमेगा टी, तो उसका आउटपुट बताइए, तो उसका आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला जो है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप के लिए वैलिड नहीं है, इट इज इक्वली वैलिड फॉर क्लोज लूप आल्सो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के दिस इज इक्वली वैलिड फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आल्सो। जैसे कि अगर एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सपोज ts इक्वल टू cs अपॉन rs इक्वल टू अगर इस फॉर्म का है gs अपॉन 1 प्लस GSHS, अगर इस फॉर्म का है और इसमें भी अगर इनपुट आपको RT इक्वल टू a साइन ओमेगा t है और इसका आपसे क्या पूछ रहा है CT, तो CT विल बी द सेम b साइन ओमेगा t प्लस 5 ओमेगा, जहां b क्या होगा a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ, अब यहां पे क्या g ओमेगा होगा, नहीं, अब क्या होगा ts, जैसे वहां पर ओपन लूप था, तो ओपन लूप था तो gs इक्वल टू cs अपॉन rs था, यहां पर तो ts इक्वल टू cs अपॉन rs, तो बेसिकली a इंटू gj ओमेगा वो तो उसका है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा tj ओमेगा, b इक्वल टू a इंटू t पूरा का पूरा, और tj ओमेगा मतलब समझ रहे दिस बाय दिस, मतलब कि इसका पूरा, और 5 ओमेगा क्या है एंगल ऑफ tj ओमेगा, वेयर
टीजे ओमेगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ टीजे ओमेगा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सीजे ओमेगा बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आरजे ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जीजे ओमेगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 1 प्लस जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा। करेक्ट। अच्छा, एंगल ऑफ टीजे ओमेगा इक्वल टू एंगल ऑफ सीजे ओमेगा बाय एंगल ऑफ आरजे ओमेगा इक्वल टू एंगल ऑफ जीजे ओमेगा बाय एंगल ऑफ 1 प्लस जीजे ओमेगा एचजे ओमेगा। करेक्ट ना। तो किसी भी सिस्टम के लिए, चाहे ओपन लूप हो चाहे क्लोज लूप हो, आप लोग उसका अगर इनपुट साइनोसॉइडल है तो उसका आउटपुट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब एक मिनट, जैसे कि ये देखिए, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, Ts इक्वल टू सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू एस प्लस 2 बाई एस इंटू एस प्लस 3। ठीक है। इसमें भी सेम चीज वही निकालना है कि आर टी अगर साइन ओमेगा टी है तो सी टी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। सेम प्रोसेस, सी टी का वैल्यू क्या होगा, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ओमेगा। अब आप बी कैसे निकालेंगे, बी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय नीचे वाले का मैग्नीट्यूड, और फिर इसका मैग्नीट्यूड, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर इससे ये डिवाइड होंगे, जो भी होगा फाइनल वैल्यू आएगा, फिर फाई निकालेंगे। तो ये हम आपको एक होमवर्क के रूप में ले रहे हैं कि आप ये निकाल लीजिएगा कि टी अगर ये है, इनपुट आर टी अगर साइन ओमेगा टी है तो सी टी इक्वल टू क्या होता है। ठीक है। मेरे पास आंसर है, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर बताएंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में स्टार्टिंग में जो हम आपको कहे थे कि इसमें आपको जो पढ़ना है वो बेसिक, सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस होता क्या है। तो ये आप समझ गए कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर के लिए सिस्टम हमारा स्टेबल होगा कि नहीं ये देखते हैं, और इसमें इनपुट क्या रहता है, हमेशा साइनोसॉइडल रहता है। ठीक है। उसके बाद टाइम रिस्पांस एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का कोरिलेशन समझे कि अगर इनपुट साइनोसॉइडल इस तरह का है तो आउटपुट का इक्वेशन ये होता है और उस तरह से क्वेश्चन बनता है। करेक्ट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस से हम लोग ये फायदा उठाते हैं कि हम लोग ये पता करते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तक हमारा सिस्टम स्टेबल है और किस रेंज के बाद अनस्टेबल है। उसके लिए हम लोगों को उसके लिए जो तरीका है वो तो नाइक्विस्ट प्लॉट से आपको पता चलेगा कि नाइक्विस्ट प्लॉट जब बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल है कि नहीं इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए। लेकिन नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा पोलर प्लॉट, क्योंकि पोलर प्लॉट का ही मॉडिफाइड फॉर्म है नाइक्विस्ट प्लॉट। तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा पोलर प्लॉट। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पोलर प्लॉट क्या है कि पोलर प्लॉट आपको एक रिलेशन देता है। एक्चुअली ये ग्राफ है किसके किसके बीच में, कहा जाए तो 3 पैरामीटर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है फ्रीक्वेंसी जो कि वैरी करती है, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, अभी हमने देखा था ना, बी हमने निकाला था ना इस तरह से मैग्नीट्यूड। तो दूसरा होता है मैग्नीट्यूड आपके ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। ठीक है। और तीसरा होता है एंगल का शिफ्टिंग। एक्चुअली क्या है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सीटी जब हम लोग निकाले थे अभी जस्ट पीछे, तो उसमें जो मॉडिफिकेशन, जैसे मैंने कहा मॉडिफिकेशन दो ही चीज में होता है, मैग्नीट्यूड में और एंगल में, है ना। देखे थे ना, बी हो गया था और फाई ओमेगा हो गया था। तो मॉडिफिकेशन दो ही चीज में होता है, मैग्नीट्यूड में और एंगल में। तो हमको ये चेक करना है कि अगर मतलब कि हमने साइनसॉइडल इनपुट दिया, अब इस फ्रीक्वेंसी के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा और इस फ्रीक्वेंसी के लिए एंगल क्या होगा। ठीक है। और उसके प्लॉट को बना करके, उसका प्लॉट बना करके और कुछ कंडीशंस जो नाइक्विस्ट ने दिए
उन कंडीशंस को चेक करके पहले प्लॉट बनाना है और फिर नाइक्विस्ट के दिए कंडीशन को चेक करना है, और उन कंडीशंस को चेक करके हम लोग ये पता कर लेते हैं कि इस रेंज के लिए ये स्टेबल होगा और उसके लिए अनस्टेबल होगा। समझ मेरी बात? तो पोलर प्लॉट जो है वो एक्चुअली कहा जाए तो एक 3 डायमेंशनल प्लॉट है। 3 डायमेंशनल प्लॉट हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसमें एक्स वाई जेड 3 एक्सिस बनाएंगे। 3 डायमेंशनल प्लॉट इसलिए क्योंकि इसमें आपको एक साथ 3 पैरामीटर हम लोग प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी, और उस फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड क्या है सिस्टम का वो, और दूसरा कितने एंगल से शिफ्टिंग वगैरह है। तो 3 चीज एक साथ पोलर प्लॉट बताता है आपको। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि नाइक्विस्ट प्लॉट जिससे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में पता होगा, वो पोलर प्लॉट के बिना नहीं बन सकता है। तो पहले पोलर प्लॉट का जानना जरूरी है, उसके बाद पोलर प्लॉट से ही नाइक्विस्ट बनाएंगे और फिर उस पे नाइक्विस्ट को अप्लाई करके स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पोलर प्लॉट जो है आपका ओमेगा एम, ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी हुआ, एम मतलब मैग्नीट्यूड और फाई मतलब फेज, इन तीनों के बीच में इससे कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं और बहुत इजी है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि पोलर नाइक्विस्ट बोर्ड, आपने रूट लोकस पढ़ लिया, रूट लोकस आप बना लिए और बना रहे हैं, तो ये सब बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला तो ये, इसलिए घबराइए नहीं। और पोलर प्लॉट इन सब पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको आप आराम से बना लेंगे, अब जो भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पोलर प्लॉट बनाने का हम लोग तरीका सीखेंगे, कैसे पोलर प्लॉट बनाते हैं। और आपको एक और बात बताएं हम कि पोलर प्लॉट जो है वो ओपन लूप, किसी सिस्टम के ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बनता है। मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ही बना करके हम लोग क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का भी स्टेबिलिटी वगैरह प्रेडिक्ट कर देते हैं, जैसा हम लोगों ने रूट लोकस में भी किया था। तो देखिए, तो जो इसका तरीका है पोलर प्लॉट का, मैंने आपको इसके बारे में कुछ चीजें बताई कि 3 डायमेंशनल प्लॉट है, ओमेगा एम फाई के बीच में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का बनेगा। अब जैसे कि सपोज बनाते हैं, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम का जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको दिया हुआ है, सपोज GSHS इक्वल टू 1/s, सिंपल 1/s दिया हुआ है, और इसका बोला गया है कि ड्रॉ द पोलर प्लॉट। पोलार, बहुत लोग इसको पोलार पढ़ते हैं, पोलार प्लॉट है, पोलर प्लॉट। ठीक है, ड्रॉ द पोलर प्लॉट। ठीक है, इसका पोलर प्लॉट बनाना है। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1 में है कि कन्वर्ट द OLTF इन फ्रीक्वेंसी या ओमेगा डोमेन, फ्रीक्वेंसी या ओमेगा डोमेन बाय टेकिंग, कैसे होगा? बाय टेकिंग s इक्वल टू j ओमेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि जो भी आपको दिया हुआ है उसको आप पहले s इक्वल टू j ओमेगा, s के जगह पर j ओमेगा पुट करके उसको आप कन्वर्ट कीजिए। तो हम लोग करते हैं, gj ओमेगा hj ओमेगा इक्वल टू 1/j ओमेगा। करेक्ट। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में फाइंड m। m क्या है? m वेयर m इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ gj ओमेगा hj ओमेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप ये कह रहा है कि आप मैग्नीट्यूड निकालिए, किसका? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। तो अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें, मैग्नीट्यूड ऑफ gj ओमेगा hj ओमेगा, तो 1/j ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? 1 तो 1 ही है, नीचे क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर ये 0 प्लस j ओमेगा, तो रूट अंडर 0 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप 3 में एक बात और हम आपको बताएं, अभी जो हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं ये लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग अप्रोच है। ठीक है, लॉन्ग थोड़ा सा लंबा है। इसके अलावा भी एक और अप्रोच है, शॉर्ट अप्रोच, जिसमें कि काफी जल्दी पोलर प्लॉट बन जाता है, लेकिन उसको पढ़ेंगे। अभी पहले लॉन्ग अप्रोच समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट अप्रोच हो जाएगा। स्टेप 3 में फाइंड
फाई इक्वल टू एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा। आप इसको फाई ऑफ ओमेगा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा का फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फाइंड फाई ओमेगा, जनरली ये आपको प्रैक्टिकल जो सिस्टम्स होंगे उनके लिए दिस वैल्यू विल गेट, जो प्रैक्टिकल जो वैल्यूज आएंगे ना, प्रैक्टिकल, अभी तुम लोग 1/s लिए, ये भी एक प्रैक्टिकल सिस्टम ही है। तो आप देखेंगे कि चूंकि ये ओमेगा ही है ना, तो आप देखिए कि वैल्यू जो फाई की आएगी वो हमेशा एंगल में आएगी, ओमेगा के टर्म्स में यहाँ नहीं आएगी। तो इसको आप फाई लीजिए, फाई, ठीक है, फाई इक्वल टू एंगल, एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल वैल्यू आएगी, मतलब कि 90 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे आता है। तो फाइंड फाई वेयर फाई इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एंगल जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा निकालें तो क्या होगा बताइए, ये 1/j ओमेगा है, ठीक है ना। इसको हम लोग को पता है, हम लोग रूट लोकस में पढ़ चुके हैं कि 1/j ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा एंगल 90 डिग्री लिख सकते हैं ना। एंगल जी जे ओमेगा इक्वल टू, ऊपर में तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री बाय नीचे में कितना है 90 डिग्री इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, करेक्ट ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 एंगल 0 बाय ओमेगा एंगल 90 इक्वल टू 0 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ये हो गया, m निकल गया, फाई निकल गया। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप 4, उसमें है कि मेक ए टेबल, एक टेबल बनाइए, है ना, मेक ए टेबल बिटवीन ओमेगा m एंड फाई, टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा। ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज लेकर के एक टेबल बनाइए ओमेगा m और फाई के बीच में, ठीक है। आपको m पता चल गया 1/ओमेगा और फाई पता चल गया माइनस 90 डिग्री। आइए एक टेबल बनाते हैं, इधर ओमेगा m फाई, ठीक है। आपको पता है कि m इक्वल टू है 1/ओमेगा और फाई इक्वल टू है माइनस 90 डिग्री। तो फाई तो आपका फिक्स हो गया माइनस 90 डिग्री, फाई में तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो मतलब ओमेगा से इंडिपेंडेंट है ना फाई, इसमें तो मेरा कोई रोल है ही नहीं, बोलो। और मैग्नीट्यूड में है रोल, ठीक है। तो देखिए अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी, इफ यू आर टेकिंग ए डीसी सप्लाई सपोज, अगर फ्रीक्वेंसी 0 डिग्री है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, नहीं अनस्टेबल टाइप का, और फाई कितना हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। समझ में आ रही बात। अगर आप मतलब ऐसा नहीं है, हमको जो ग्राफ बनाएगा ना, जो ग्राफ बनेगा उसका नेचर पता करना है। हमको ऐसा नहीं कि 0 पे देख लिए अब हम उसको मतलब 0 से इन्फिनिटी तक देखना है कि 0 से इन्फिनिटी तक के फ्रीक्वेंसी रेंज में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है वो देखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब हर वैल्यू को लेना है, हम लोग को नेचर पता करना है। तो 0 देख लिया, 1 पे देख लेते हैं, 1 पे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और एंगल तो माइनस 90 डिग्री रहेगा। 10 पे देख लेते हैं, 10 पे क्या हो जाएगा 1/10 यानी 0.1 और एंगल माइनस 90 डिग्री। 100 पे देख लेते हैं, 100 पे 0.01 एंगल माइनस 90 डिग्री। और इन्फिनिटी पे देख लेते हैं, तो इन्फिनिटी पे 0 और एंगल माइनस 90 डिग्री। तो स्टेप 4 में आपको ये करना है, पहले स्टेप में जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा कन्वर्ट कर लेना है, दूसरे स्टेप में मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, तीसरे स्टेप में एंगल निकाल लेना है, चौथे स्टेप में एक टेबल बना लेना है ना, अलग अलग ओमेगा पर क्या वैल्यू आ रही। और अब लास्टली 5वें स्टेप में स्टेप 5, ड्रॉ एन plane having real and imaginary axis। नोट्स में सारा कुछ है, ड्रॉ ए प्लेन हैविंग रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस
एंड डिफरेंट एंगल एक्सिस। मतलब कि एक प्लेन बनाइए तो प्लेन कुछ ऐसा है, इसमें ये वाला आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। मेनली इसमें एंगल की बात है। अब देखिए एंगल की बात इंपॉर्टेंट ये है, ये जो एक्सिस है इसको हम लोग लेते हैं 0 डिग्री और 360 डिग्री इस तरह से, ठीक है। अब जब हम लोग इस तरफ बढ़े एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस आपका 90 डिग्री है, ठीक है, एंटी क्लॉक में चलना है। तो ये एक्सिस क्या है 90 डिग्री। फिर ये एक्सिस क्या होगा 180 डिग्री का एक्सिस होगा। फिर ये एक्सिस क्या होगा 270 डिग्री का एक्सिस होगा, और फिर यहां पहुंचे, ठीक है ना। समझिए इस चीज को, जब आप एंटी क्लॉकवाइज में चल रहे हैं तो ये 0 डिग्री, ये जो है आपका ये 90 डिग्री का एक्सिस है, ये जो है 180 डिग्री का है, ये जो है 270 का, फिर 360 का, ठीक है। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, अभी तो एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 0 डिग्री, ये कितना एक्सिस होगा अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो, एंटी क्लॉकवाइज चले तो 90, 180, 270, क्लॉकवाइज चलते हैं तो चीजें निगेटिव होती हैं। तो ये इधर क्या है -90, इधर क्या है -180, इधर क्या है -270, और इधर फिर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस इज कंबाइंड, -90 का भी एक्सिस है और 270 डिग्री का भी एक्सिस है। ये -180 का भी है, +180 का भी है, और फिर ये ऊपर वाला +90 का भी है और -270 का भी है, करेक्ट। तो स्टेप 5 में हम लोग इस तरह का एक एक्सिस बना लेंगे, करेक्ट ना। और अब इस एक्सिस पर हम लोग इस टेबल को प्लॉट करेंगे। जैसे कि देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है इनफाइनाइट, और एंगल कितना है -90। मतलब एंगल तो ये तो इस एक्सिस पर है, -90 कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है, और इस एक्सिस पे ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना है इन्फिनिटी। तो उसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, इन्फिनिटी। और ये पॉइंट क्या बता रहा है, m इक्वल टू इन्फिनिटी एंड ओमेगा इक्वल टू 0, m इक्वल टू इन्फिनिटी, ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओमेगा इक्वल टू 1 पे मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, और एंगल क्या है -90, एक्सिस यही है। सपोज दिस इज 1, ठीक है। ये पॉइंट क्या बता रहा है m इक्वल टू 1 एट ओमेगा इक्वल टू कितना है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड पर मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे कितना बता रहा है 1 बता रहा है, ठीक है। फिर 10 पे 0.1, m इक्वल टू 0.1 एट ओमेगा इक्वल टू 10। फिर इक्वल टू 100 पे ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड पे m की वैल्यू कितनी है 0.01, m इक्वल टू 0.01 एट ओमेगा इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड। और फाइनली यहां पर आकर के m इक्वल टू 0 हो गया एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब इसका जो प्लॉट बनेगा, हम लोग को जो प्लॉट बनाना है, उसमें आप बचपन में अगर नंदन नन्हे सम्राट ये सब पढ़े होंगे तो उसमें एक आता था एक पेज में बिंदु से बिंदु मिलेगी, और बिंदु से बिंदु मिला करके उसमें कभी हाथी बनता था, कभी कोई हीरो बनता था, कभी कोई क्रिकेटर बनता था, मिलाए होंगे। तो वैसा ही कुछ करना है। पहले तो ये बिंदु बना लेना है और उसके बाद बिंदु से बिंदु मिला देना है। और कहां से स्टार्ट करना है, ओमेगा इक्वल टू 0 के पोजीशन से स्टार्ट करके ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी के पोजीशन तक ले जाना है। तो कैसे होगा, यहाँ पर तो 0 पर भी यहाँ पर है और इन्फिनिटी पर यहाँ पर। ओमेगा इक्वल टू m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी नहीं, ओमेगा इक्वल टू 0 से ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी तक भी, मतलब कि कुछ इस तरह से
इसी पर रहेगा, ठीक है। मेरा टेढ़ा हो गया, आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दिस इज द पोलर प्लॉट, इसका पोलर प्लॉट यही है, ठीक है। अब इससे स्टेबिलिटी वगैरह कैसे पता चलेगा किस रेंज तक में है, वो हम लोग नाइक्विस्ट में देखेंगे, लेकिन पोलर प्लॉट यही है, सिंपल। समझ में आ गई बात? तो पोलर प्लॉट में आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। समझ में आ गया? पहला जीजे ओमेगा एच ओमेगा निकालिए, दूसरा में मैग्नीट्यूड निकालिए, तीसरा में एंगल निकालिए, चौथा में टेबल बनाइए और पांचवा में प्लॉट बनाइए। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है ये, GSHS इक्वल टू S+1 अपॉन S+10, ठीक है। पोलर प्लॉट बनाना है तो हम सबसे पहले स्टेप 1 में इसको जीजे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू 1 प्लस जे ओमेगा बाय 10 प्लस जे ओमेगा लिख दिए, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो रियल और इमेजिनरी में पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा बाय 1, ये हो जाएगा रूट अंडर 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंगल tan इनवर्स ओमेगा बाय 10। अब इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है वो क्या है, ये वाला है, तो रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 100 प्लस ओमेगा स्क्वायर। जो एंगल वाला पार्ट है वो क्या है, दिस माइनस दिस, तो tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 10। तो तीनों स्टेप हो गया। चौथा स्टेप में टेबल बनाएं, ये टेबल हम पहले से बना चुके थे, आप चेक कीजिएगा, यही सब आएगा वैल्यू, 0 पे 0.1 और इस तरह से ये वैल्यूज आएंगी। अब इसका प्लॉट कैसे बनाना है, ठीक है। देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है, 0.1 है, और एंगल कहाँ है, 0 डिग्री, मतलब ये स्टार्ट हो रहा है इस एक्सिस से। ओमेगा इक्वल टू 0 डिग्री पर वैल्यू है 0.1, तो सपोज दिस इज 0.1, ठीक है, 0.1 पर है और एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो है m इक्वल टू 0.1 एट ओमेगा इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट जो है, जब फ्रीक्वेंसी 1 होगी तो मैग्नीट्यूड 0.1 से बढ़कर के 0.1407 हुआ और एंगल कितना 39.28 डिग्री। अब हम आपको एक बात बता रहे हैं कि देखिए पोलर प्लॉट बनाने में ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटेक्टर और ये सब लेकर के बैठना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एक नेचर जो ग्राफ का है वो सही दिखना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे एंगल कितना वाला 39.28 डिग्री, तो कहाँ से बनाओगे 39.28, हाँ, तो एक रफ आपको एक हल्का सा रफली बनाना पड़ेगा पहले एक्सिस, तो जैसे कि 30 डिग्री 40 डिग्री मतलब लगभग कुछ ऐसा, ठीक है। ये कितना का है 39.28 डिग्री का एक्सिस है, और इसमें आपको लेंथ कितना लेना है 0.14, तो 0.14 भी जो लेंगे तो ये 0.1 है, इससे थोड़ा सा ज्यादा लेंगे, और कहां लेंगे, इसी पर, इस लाइन पर 39.28 पर। आप स्केल से कर सकते हैं कि 0.1 है तो 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा 0.14 जो होगा, तो वो पॉइंट हम यहां पर अपने मन से इसको हम ले रहे हैं यहाँ, ये ठीक है, बिंदु से बिंदु मिलाना है, तो ये हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या, m इक्वल टू कितना है भाई 0.14 एट ओमेगा इक्वल टू 1। वैसे लिखना सही लिख देना चाहिए, बट टेबल से तो दिख ही रहा है, घचपच ज्यादा हो तो छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन कोई बात नहीं, लिख लीजिए तो बेटर है। तो m इक्वल टू 0.14 एट ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जब ओमेगा 5 हुआ तो इसकी वैल्यू होगी 0.456 एट 52.125 डिग्री। तो एक एक्सिस बनाना होगा 52.125, इसके ऊपर ही होगा ऑब्वियसली 52 पॉइंट कितना है भैया 125 डिग्री, और वैल्यू जो है वो है 0.45, मतलब इसका लगभग 3 टाइम्स 42, तो ये इतना था, इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो लगभग वैल्यू कुछ यहां पे आएगी, करेक्ट, बोलिए सही है ना, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा इसको भी आप चाहे तो लिख लीजिए, m इक्वल टू 0.456 एट ओमेगा इक्वल टू 5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ओमेगा इक्वल टू 10 पे 0.71 एट 39.28, मतलब इसी एक्सिस पर 0.71 मतलब इसका डबल नहीं,
थोड़ा कम है ना। तो ये जो ये लेंथ है वो तो कुछ इतना हो रहा है, इससे थोड़ा सा दिस लेंथ, ये लेंथ कितना लिया 0.456, तो ये जब इस एक्सिस पर आएगा तो कुछ 0.456 यहाँ आएगा। अब उससे डबल मतलब कुछ यहाँ, और उससे कम तो कुछ यहाँ पे मान सकते हैं ना, तो ये हो गया कुछ वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है m इक्वल टू 0.71 एट ओमेगा इक्वल टू 10, करेक्ट हो गया। अब लास्ट क्या है, ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी पे 1 है, तो 1 है मतलब 0.45 कुछ यहाँ था तो अब 1 लेकिन किस एंगल पर, 0 डिग्री पर, इस एक्सिस पर, तो ये 0.45 यहाँ हुआ, तो 0.45 यहाँ और यहाँ, तो ये लगभग कुछ यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है m इक्वल टू 1 एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, तो हो गया। अब क्या करना है, बिंदु से बिंदु मिलाइए, तो देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है कर्व, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, कर्व कहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ, तो फ्री हैंड ही, जरूरी नहीं कि स्केल से आप कॉर्नर बनाते हो, नहीं, फ्री हैंड बनाइए इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका ये कर्व बना पोलर प्लॉट, ठीक है। ये जो लेंथ है ये थोड़ा सा, जैसे ये 0.45, तो हम यहाँ लिए 0.45, फिर यहाँ लिए, तो सिमिलरली ये जो 0.45 है 0.45, 0.96, थोड़ा सा ये और उधर होगा, है ना, क्योंकि 0.45 के हिसाब से अगर लें तो डबल के करीब होगा आपको 1। तो अगर हम थोड़ा सा और इसको आप स्केल से करेंगे तो एक्यूरेट आ जाएगा आपको, ये 0.45 है, तो ये 0.45, फिर ये 0.45, कुछ यहाँ पे 1 की वैल्यू आएगी, ठीक है। और तब हम इसको प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, और ये तो दिस इज द पोलर प्लॉट, ठीक है, ये इसका पोलर प्लॉट है, समझ में आ गई बात। और ये पोलर प्लॉट है, और फिर इससे हम लोग स्टेबिलिटी वगैरह कैसे निकालते हैं वो तो नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन पोलर प्लॉट यही बनाना है आपको। तो पोलर प्लॉट बनाने का आप तरीका समझ गए, 5 स्टेप में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग पोलर प्लॉट को बनाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क है वो आप बनाएंगे, तो आप देखिए, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, 1 मिनट। तो ये 2 क्वेश्चन आप बना के रखेंगे, GSS इक्वल टू s+10 by s+1 का पोलर प्लॉट, और GSS इक्वल टू 1 by s+1 into s+2 का पोलर प्लॉट, और एक क्वेश्चन जो आपको मैंने टाइम रिस्पांस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के कोरिलेशन में दिया, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन बना के रखिए, मैंने 2 ही इसलिए दिया है क्योंकि आगे हम लोग को इसका शॉर्ट अप्रोच पढ़ना है, तो उससे क्वेश्चंस और जल्दी बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन बना के रखिए, प्लॉट बना के रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और इसका प्लॉट बनाएंगे, और उसके बाद शॉर्ट अप्रोच से और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बनते हैं इससे उनको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।